बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हियर इज डॉक्टर निदा अकबर और आज का हमारा टॉपिक है प्रोटीन क्लासिफिकेशन। प्रोटीन की क्लासिफिकेशन भी अमाइनो एसिड की क्लासिफिकेशन की तरह बहुत सारी बेसिस पे होती हैं, 4 बेस पे होती हैं। उसमें भी हमने 4 बेसिस पढ़ी थी जिस पे क्लासिफिकेशन हो रही थी अमाइनो एसिड में भी, और हम यहाँ भी ऐसे ही करेंगे। तो प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड बाय स्ट्रक्चर, बाय बायोलॉजिकल फंक्शन, बाय शेप एंड solubility, बाय द composition, by the nutritional basis. Classification by structure. फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो पहला पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, तो हम स्ट्रक्चर में देखेंगे। तो जनाब स्ट्रक्चर की क्लासिफिकेशन तो हम इसकी स्ट्रक्चर पढ़ते हुए बहुत अच्छे से कर चुके हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर आपको पता है ना, कौन सा स्ट्रक्चर था? प्राइमरी स्ट्रक्चर असेंबली। असेंबली इज अ प्राइमरी स्ट्रक्चर, राइट। उसके बाद था बेटा आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अल्फा हेलिक्स और बीटा पेटल शीट। टर्शरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर में आपने कुछ एग्जांपल्स पढ़ी थी। 3D डायमेंशनल स्ट्रक्चर था टर्शरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर इज लेंथन डिफ्यूज्ड जीरो एडिशन वाला स्ट्रक्चर था जिसमें सब्सट्रैक्शन हो सकती थी, यानी कोई चीज निकल सकती है लेकिन कोई चीज ऐड नहीं हो सकती। एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, आपको ये बात क्लियर हुई? हमने क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन पढ़ा, उसमें हमने ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर किया। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर हमें मिला प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी। अब है क्लासिफिकेशन बाय बायोलॉजिकल फंक्शन। ये है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस बाय टू वेव मेथड। टू वेव मेथड का मतलब है बेटा, फर्स्ट इज स्ट्रक्चर, सेकंड इज बायोलॉजिकल फंक्शन, थर्ड इज शेप एंड solubility, फोर्थ इज कंपोजिशन, फिफ्थ इज न्यूट्रिशनल बेसिस। फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर की बेसिस पे हम कर चुके हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। Now the second point is biological function. So the biological function की basis पे आएगा सबसे पहले enzymes. Enzymes, अब जो प्रोटीन हमारी बॉडी में काम कर रही है ना, उसकी बेसिस पे हम उसकी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो बेस्ट और वन इम्पॉर्टेंट प्रोटीन की जो फंक्शन है हमारी बॉडी में वो एज एंजाइम्स। दीज प्रोटीन्स रेगुलेट ऑलमोस्ट ऑल बायोलॉजिकल रिएक्शंस गोइंग इनसाइड द बॉडी। एंजाइम्स का आपको पता है ना, मैं आपको बता चुकी हूँ। एंजाइम इटसेल्फ खराब नहीं होते, कंज्यूम नहीं होते, लेकिन किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप, स्टिमुलेट और इनहेंस कर सकते हैं। ठीक है। सेकेंड है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन बेटा वो प्रोटीन जो कैरी करती है चीज़ों को और ले जाकर उसके डिजायर एरिया में डिजायर ऑर्गन को दे देती है। आर दोज प्रोटीन्स विच हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ, सस्टेनिंग केमिकल्स, वाइटल गैसेस एंड न्यूट्रिएंट्स। बेटा ये प्रोटीन ट्रांसपोर्ट करती है आपके वाइटल केमिकल्स को, वाइटल गैसेस को और न्यूट्रिएंट्स को। ग्लूकोज को कहाँ लेकर जाएगी? जहाँ उसकी नीड होगी, लाइक मसल्स में। ऑक्सीजन कैरी करेगी तो कहाँ भेजेगी? मायोग्लोबिन यानी मसल्स में, जहाँ उसकी नीड है। कैरी एसेंशियल सब्सटेंसेस थ्रू आउट द बॉडी, फॉर एग्जाम्पल हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन की एग्जाम्पल हमने कहा था ये ग्लोबुलर प्रोटीन है, और इसकी एग्जाम्पल किस में आ रही थी बेटा? टर्शरी में या क्वाटरनरी में? कौन बताएगा? टर्शरी। शीला, चलिए शीला, गुड। टर्शरी में हेमोग्लोबिन की एग्जाम्पल थी या मायोग्लोबिन की थी? मायोग्लोबिन। यस। तो हेमोग्लोबिन कौन सा स्ट्रक्चर था? विदेश बताएंगे। क्वाटरनरी। यस विदेश यस मैम, बताएंगे। यस मैम क्वाटरनरी, क्योंकि मायोग्लोबिन टर्शरी था। एग्जैक्टली, दैट्स वेरी गुड। सो विदेश आपका वाइवा कैसा हुआ? जी मैम सही हुआ, डिस्कनेक्ट हो गया था, दोबारा मैंने रिकनेक्ट किया, फिर मैम ने बोला ठीक है आपका हो गया। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, नेट का थोड़ा सा इशू था, लेकिन मोस्टली लोगों के वाइवास बहुत अच्छे हुए, जी जी जिसमें मैम अच्छा हुआ। सबा का वाइवा बहुत अच्छा हुआ। एक और लड़की थी, नाम नहीं याद आ रहा। काफी स्टूडेंट्स के वाइवा अच्छा हुआ, अच्छा मेथड था। लिया था वाइवा? किसने लिया था वाइवा? मैडम पुष्पा। लम्स से मैडम पुष्पा ने वाइवा लिया था। अच्छा स्टूडेंट्स आप लोगों को कम से कम अपने फेलोज को बेस्ट ऑफ लक्स तो बोलना चाहिए ना, अपने फ्रेंड्स को, फेलोज को, जो कि इस वक्त हमने कहा था। बिल्कुल
चलिए इंशाल्लाह हमारी बेस्ट विशेस उन सारे स्टूडेंट्स के साथ हैं जो 17 को फिजियोलॉजी का वाइवा देंगे। इंशाल्लाह उनका वो वाइवा भी बहुत ही अच्छा होगा। वो ग्रुप में रिप्लाई नहीं करते थी मैम। यस बेटा, मुझे आवाज नहीं आई, आप क्या कह रही हैं? हम कह रहे हैं कि ठीक है निम्रा, आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। LC, hemoglobin is a cautionary structure, is a globular protein present in RBC of blood, can binds with oxygen when blood passes through lungs and distribute oxygen throughout the body cells to affect the cellular respiration. Same like के जिस तरह हेमोग्लोबिन एक ग्लोबुलर प्रोटीन है ना बेटा, ये ट्रांसपोर्ट का काम करती है, यानी कि ये ब्लड के अंदर जाके आरबीसी में रुक कर अपने साथ ऑक्सीजन को बाइंड कर कर ले जाती है लंबे लंबे रास्तों पर और उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है कहाँ, जहाँ उसकी नीड होती है ऑक्सीजन की। ठीक है, आफ्टर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इज contractile or motile protein. Contractile protein, बेटा actin myosin is the best example of contractile protein in the body. किस तरह ये मसल्स को मूव करती है, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन मैक्सिमम रिलैक्सेशन प्रोड्यूस करती है। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि हमारे मसल की शॉर्टनिंग और लेंथनिंग होगी, जिसकी वजह से हमारी मूवमेंट होगी। काइनेसियोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, मूवमेंट करवाते हैं मसल्स। मसल्स का भी कौन सा हिस्सा, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, सार्कोमियर्स। सार्कोमियर्स में क्या होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं। प्रोटीन कौन सी, एक्टिन और मायोसिन। The ability to contract, to change the shape and to move about. These proteins include actin and myosin, which are present in form of filamentous protein in muscle cells for functioning in the contractile system. लंबी लंबी शेप में होती हैं एक्टिन और मायोसिन, ठीक है, धागों की तरह एक दूसरे के ऊपर कॉन्ट्रैक्टाइल यानी जुड़ती हैं खुलती हैं, जुड़ती हैं खुलती हैं, कॉन्ट्रैक्शंस प्रोड्यूस करती हैं और मूवमेंट प्रोड्यूस करती हैं बॉडी के अंदर। Fourth one is a structural protein. Structural protein is a protein which make a structure in your body, same like hairs, your nails, your scalp. This type of protein from major components of tendons, cartilage and bones. बेटा बोन्स में जो प्रोटीन होगी, कार्टिलेजिनियस में जो प्रोटीन होगी, टेंडन्स जिस प्रोटीन से बने हुए होंगे, सब स्ट्रक्चरल प्रोटीन में आता है। These are the fibrous proteins named collagen. Ligaments are contained special structural protein capable of stretching in two-dimensional called as elastin. Elastin protein भी structural protein है, fibrous protein भी structural protein है, collagen protein भी structural protein है. Agree? Hair, fingers, nails, feathers of birds consist of tough insoluble proteins named keratin. Here is the hair, fingernails, feather of the birds and all are made by the insoluble proteins keratin. अगर तो ये soluble protein keratin से बना हुआ था तो हम अपना हाथ पानी में डालते, जब बाहर निकालते तुम्हारे nails ना होते. Agree? Here is insoluble protein named as keratin. Keratin strong protein है. The major component. Welcome to the class, Myra and Savita. You are too late, बेटा. हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया, ऑन द बेसिस ऑफ बायोलॉजिकल फंक्शन, जिसमें हमने सबसे पहले नंबर 1 पे पढ़ा है। नंबर 1 पे हमारी कौन सी प्रोटीन थी, अथरुबा बताएंगी। अथरुबा नंबर 1 पे हमारी बायोलॉजिकल फंक्शन में प्रोटीन थी एंजाइम्स। नंबर 2 पे क्या था, ओके गीतिका आप बताएं। गीतिका नंबर 2 पे कौन सी प्रोटीन थी बायोलॉजिकल फंक्शंस में? गीतिका स्लीपिंग। मैम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। स्पोर्ट प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, बिल्कुल ठीक है ध्रुवा, में समझ आ गया, इट्स ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। नंबर 3 में क्या था, जनता कुमारी। नंबर 3 प्रोटीन कौन सी थी? जनता कुमारी नंबर 3 प्रोटीन कौन सी थी? मैम प्रोटीन। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, गुड।
और नंबर On the 4 पे है type. हमारी स्ट्रक्चरल प्रोटीन। ठीक है, सो सविता एंड मायरा, इन लोगों ने आप लोगों के लिए रिपीट किया और अब आपसे मैं सवाल पूछूंगी ताकि इन लोगों का रिवीजन हो जाए। ठीक है, द मेजर कंपोनेंट ऑफ सिल्क फाइबर्स, थ्रेड्स ऑफ इन स्पाइडर वेब, कॉन्टेस्ट स्ट्रक्चरल प्रोटीन नेम्ड फाइब्रॉन्स। बेटा सिल्क फाइबर्स यानी स्पाइडर जो वेब बनाता है वो भी अपना स्ट्रक्चरल प्रोटीन की हेल्प से बनाता है, स्ट्रॉन्ग होता है उसका वेब, है ना। वो भी कौन सी प्रोटीन से, फेब्रॉन प्रोटीन से बनता है। फिफ्थ वन इज अ रेगुलेटरी प्रोटीन। फिफ्थ वन इज अ रेगुलेटरी प्रोटीन। रेगुलेटरी प्रोटीन का मतलब है बेटा जो हेल्प करे रेगुलेट करने में क्या, सेलुलर और फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज, जिसमें सबसे पहले हार्मोन्स आ जाते हैं। हार्मोन्स में भी इंसुलिन। इंसुलिन का काम क्या है, इंसुलिन का काम है ग्लूकोज को ब्लड से लेना और जाके स्टोर करवाना टिश्यूज में इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजिन। ग्लाइकोजिन हमारे मसल्स में होगा ना, जब हम इन एरोबिक रेस्पिरेशन में जाएंगे तो हमारा ग्लाइकोजिन टूटेगा, ग्लूकोज प्रोड्यूस होगा और फिर हमारी बॉडी अपना फंक्शन करती रहेगी। यानी खाना खाए बिना भी हम 2 से 3 दिन रह सकते हैं क्योंकि हमारे अंदर ग्लाइकोजिन स्टोर है। तो ये स्टोर करवाना किसका काम है, इंसुलिन। इंसुलिन ग्लूकोज को कैरी करती है ग्लाइकोजिन के फॉर्म में, टिश्यूज के अंदर स्टोर कर देती है। अगर इंसुलिन काम नहीं करती तो जो ग्लूकोज हमारा ब्लड में रहता है वो ब्लड में ही रहता है, और ब्लड का ग्लूकोज बढ़ जाना डायबिटीज कहलाता है। तो बेटा इंसुलिन का एब्सेंस कहलाएगा डायबिटीज। सो रेगुलेटरी प्रोटीन बहुत जरूरी है। अदर फंक्शनल प्रोटीन्स में सबसे पहले मोनोलिन। मोनोलिन एक ऐसी प्रोटीन है बेटा जो अफ्रीकन प्लांट्स में पाई जाती है। प्लांट्स इज अ लिविंग थिंग, हम पढ़ सकते हैं उसके बारे में। हैज एन इंटेंसिवली स्वीट टेस्ट एंड यूज्ड एंड नॉन टॉक्सिक फूड स्वीटनर फॉर ह्यूमन यूज। बेटा मोनोलिन एक ऐसी प्रोटीन है जो एक दरख्त से बनती है, इसका बहुत ही ज़्यादा मीठा टेस्ट होता है और इसको हम नॉन टॉक्सिक फूड स्वीटनर्स फॉर ह्यूमंस हम यूज कर सकते हैं। मोनोलिन प्रोटीन मैम is a मैम ये वाला sweetener दोबारा बता protein. दें। मोनोलिन प्रोटीन इज अ स्वीटनर प्रोटीन। बेटा ये फंक्शनल प्रोटीन इस सेंस में कि ह्यूमन बॉडी एज अ नॉन टॉक्सिक स्वीटनर यूज कर सकती है मोनोलिन को। मोनोलिन अफ्रीकन प्लांट्स में बनती है और ये इंतहाई मीठी होती है लेकिन नॉन टॉक्सिक भी होती है। नॉन टॉक्सिक का मतलब इसका कोई खतरा नहीं होता, इसलिए ह्यूमन बॉडी में हम जहाँ पर आम शुगर यूज नहीं कर सकते हम मोनोलिन प्रोटीन यूज करते हैं फॉर द शुगरी टेस्ट। ठीक है, एंटीफ्रीज। एंटीफ्रीज एक ऐसी प्रोटीन है बेटा जो हमारी ब्लड प्लाज्मा में बनती है, वो तब बनती है जब हम बहुत ज्यादा कोल्ड इन्वायरमेंट में रहते हैं। अंटार्कटिक क्या है, अंटार्कटिक इज अ ओशियन, एक जजीरा है बेटा। ठीक है, जो लोग अंटार्कटिक में रहते हैं उस जजीरे पे रहते हैं वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो रहता है क्योंकि उसके सराउंडिंग में सारा समंदर है, पानी है, उसका टेम्परेचर बहुत लो रहता है। वहाँ पे रहने वाले लोगों के ब्लड में कुदरती तौर पर एंटी फ्रीज प्रोटीन बनना शुरू हो जाती है जो कि उसके ब्लड को फ्रीज नहीं होने देती इनटू आइस वाटर। एग्री? ये बातें बहुत बिल्कुल नई न्यू बातें हैं और ये बातें आप पढ़ने के बाद जब आप किसी बड़े को बैठकर अपनी छोटे बहन भाइयों को बताओगे वो कहेंगे अरे वाकई हमारा बच्चा तो सही से डॉक्टर बन रहा है, इसको बहुत सारी नई चीज़ों का पता चला है। सो द रेजिलिन। रेजिलिन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन विंग्स ऑफ सम इंसेक्ट्स विथ इलास्टिक प्रॉपर्टीज। बेटा ये जो परिंदे इंसेक्ट्स उड़ते हैं ना, जो ये बारिश में आपने देखा होगा एक इंसेक्ट, एक आंट टाइप स्ट्रक्चर, वो कीड़ा होता है लेकिन उसके पर होते हैं और वो उड़ता है, उसकी शक्ल बिल्कुल आंट से मिल रही होती है, बिग आंट से, लेकिन वो उड़ रहा होता है। तो उसके जो पर बेटे बने हुए होते हैं ना वो भी एक प्रोटीन से बने होते हैं लेकिन वो काफी हार्ड प्रोटीन होती है जिसको वो एज अ विंग यूज करता है। अदर फंक्शनल प्रोटीन आपको समझ आया? सविता, सविता हमें बताएंगी कि मोनोलिन प्रोटीन क्या होती है। बेटा व्हाट इज मोनोलिन प्रोटीन? यस मैम, क्वेश्चन रिपीट कीजिए। बेटा मोनोलिन प्रोटीन कौन सी प्रोटीन है? मैम ये प्रोटीन है, हमारे अदर फंक्शनल प्रोटीन्स हैं जो अफ्रीकन प्लांट्स से हमें मिलती है। और ह्यूमन बॉडी में इसका नॉन यूज क्या है? टॉक्सिक फूड्स। जी
चलिए ठीक है सविता, गुड। माहिरा खान आप मुझे बताइए बेटा एंटी फ्रीज प्रोटीन क्या होती है? माहिरा खान, मैम एंटी फ्रीज है, ये भी प्रोटीन की नहीं होती, ठीक है, कहाँ होती है, कौन से लोगों में पाई जाती है? जो कि ब्लड को फ्रीज नहीं होने देती। ठीक है, उन लोगों में जो कि लो टेम्परेचर में रहते हैं, जिनके ब्लड के फ्रीज होने के चांसेस ज़्यादा हैं, अल्लाह ताला ने उसके अंदर एंटी फ्रीज प्रोटीन बना देता है एक, जिसकी वजह से उसका ब्लड क्लॉट नहीं करता, उसका ब्लड फ्रीज नहीं होता एट द वेरी लो टेम्परेचर। ठीक है, गुड। चलिए बेटा आगे चलते हैं। नंबर 3 क्लासिफिकेशन। नंबर 3 क्लासिफिकेशन इज अ क्लासिफिकेशन बाय शेप एंड स्लोबिलिटी। आप शेप और स्लोबिलिटी के ऊपर क्लासिफाइड करते हो, तो उसमें नंबर 1 में आता है बेटा फाइब्रस प्रोटीन। Fibrous protein is these proteins have a rod-like structures. They are not soluble in water. These are made up of polypeptide chain that are parallel to the axis and held together by strong hydrogen and disulfide bond. Fibrous protein, fibrous का नाम सुनते ही आपको पता चल जाना चाहिए ऐसी प्रोटीन है जो कि स्ट्रॉन्ग है, जिसे किसी चीज को कनेक्ट करने के लिए अल्लाह ताला ने बनाया है, जिसको हम मेम्ब्रेन के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। जो ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको अल्लाह ताला ने मतलब जोड़कर खींचने से, मतलब खींचने वाली टेंसाइल स्ट्रेंथ उसको दे दी कि बेटा अगर हम इसको खींचेंगे भी तो टूटेगा नहीं। इट्स अ फाइब्रस प्रोटीन, स्ट्रॉन्ग प्रोटीन। दीज आर मेड अप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स। इसमें बहुत सारी प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं जो कि एक दूसरे के साथ पैरेलल बेसिस पे लगी हुई होती हैं। इनके दरमियान में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड होती है, जिसकी वजह से ये जल्दी टूटते नहीं है। दे कैन बी स्ट्रेच्ड, दे कैन बी कॉन्ट्रैक्टेड लाइक थ्रेड। बेटा ये स्ट्रेच भी कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो टेंडन फाइब्रस प्रोटीन से बना हुआ होता है या नहीं होता है, और लिगामेंट्स बने हुए होते हैं या नहीं बने हुए होते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। कोलेजन प्रोटीन, कोलेजन प्रोटीन कार्टिलेज में पाया जाता है। केराटिन प्रोटीन स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, हेयर्स और नेल्स में पाया जाता है। फैब्रिनोजिन प्रोटीन, मसल्स प्रोटीन, ये सारी प्रोटीन फाइब्रस प्रोटीन से बनी हुई होती है, जिनको हम स्ट्रेच भी कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। एग्रीड? शुक्र अल्लाह। सेकंड वन इज ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन ब्लड में ज्यादातर पाई जाती हैं। एक्सियल रेशियो लेस देन 10। जी बेटा, spheroid and ovoid in shape. Enzymes are mostly globular in shape. Subdivided into two types of protein. Albumin जो कि वाटर soluble है और खत्म हो जाती है हमारी बॉडी में जल्दी। एल्बुमिन प्रोटीन एग में भी पाई जाती है, इसलिए आप एग खाते जाओ, आपकी बॉडी में नुकसान नहीं है क्योंकि वो जमा नहीं होता, वाटर soluble है, निकल जाता है। ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन एक ऐसी जो कि डेल्यूट सॉल्ट में ही सोल्यूबल है, वाटर में नहीं है। इसलिए बेटा आप जितनी ग्लोबुलिन, आप ना लिमिटेड सी ग्लोबुलिन लो, क्योंकि अगर हमारी बॉडी में साल्ट की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो हमारी बॉडी में ग्लोबुलिन स्टोर होना शुरू हो जाएगी, जो कि गलत बात है ना बेटा। ये था आपकी क्लासिफिकेशन। मैम जी बेटा, मैम एक्सियल रेशियो बताएं। एक्सियल रेशियो लेस देन 10। एक्सियल रेशियो का मतलब है बेटा फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन के बीच में अगर रेशियो देखें, एक्सियल रेशियो इन द बॉडी, मतलब बॉडी के अंदर उसका रेशियो क्या है ग्लोबुलर प्रोटीन का 10%। फाइब्रस 90% हमारे अंदर मौजूद होती है। हमारी हर चीज फाइब्रस प्रोटीन से बनी हुई है क्योंकि वो स्ट्रक्चरल है ना, हमारे मसल्स का शेप तक। ये जो जिम करते हैं लोग, इनकी जो बॉडी बिल्ड हो रही है, इसके अंदर फाइब्रस प्रोटीन इनहेंस हो रही है, ज्यादा एक्यूमुलेट हो रही है। ग्लोबुलर प्रोटीन का रेशियो देखिए तो इस लेस देन 10, ग्लोबुलर प्रोटीन कम है। क्लासिफिकेशन बाय कॉम्पोजिशन। बेटा अब इसकी चौथे नंबर वाली क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं, बाय द कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन में सिंपल प्रोटीन और कॉम्प्लेक्स या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होती है। सिंपल प्रोटीन बेटा वो वाली प्रोटीन are those which on hydrolysis yield only
अमाइनो एसिड्स। बेटा ऐसी सिंपल प्रोटीन जिसके अंदर ना तो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड लगा, ना कोई प्रोस्थेटिक ग्रुप लगा, ना इनऑर्गेनिक चीजें लगी, ना इलेक्ट्रोलाइट्स लगे, ऐसी सिंपल प्रोटीन जो कि प्योर अमाइनो एसिड से बनी हुई है, उसके अंदर कोई भी मिलावट है ही नहीं। उसको जब हम तोड़ेंगे, हाइड्रोलाइज करेंगे, हीट अप करेंगे, तो वो जब ब्रेक होगी तो अमाइनो एसिड्स में ही ब्रेक होगी, किसी और कोई और प्रोडक्ट उसमें से निकलेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो सिंपल प्रोटीन है ना। They usually contain about 50% carbon, 7% hydrogen, 23% oxygen, 16% nitrogen and 0 to 3% sulfur. इसकी एग्जाम्पल है बेटा एग, एल्बुमिन। एल्बुमिन का ऊपर भी जिक्र आया था, मैंने आपको एल्बुमिन प्रोटीन बताया इसमें कि वाटर सेल्युबल है, वाटर एग में पाई जाती है, वाटर सेल्युबल है, इसको आप जितना भी लो आपकी बॉडी में नुकसान नहीं है। इसी तरह बेटा जो वाटर सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं ना, वो भी आप अनलिमिटेड खा सकते हो, लेकिन जो फैट सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं ना बेटा, उनका बॉडी में ज्यादा होना भी डिजीज है और कम होना भी डिजीज है, उसमें बंदा फंस जाता है। उसके लिए फिर उसको जाना पड़ता है न्यूट्रिशनिस्ट के पास कि मुझे बताएं कि मैं कितने लिपिड सोल्यूबल प्रोटीन्स लूं, ठीक है। लेकिन वाटर सोल्यूबल विटामिन्स आपको कितनी लेनी है, वो अनलिमिटेड है। इसी तरह बेटा ये वाली जो प्रोटीन है एल्बुमिन प्रोटीन, वाटर सोल्यूबल है, ये आप जितनी भी लो आपकी बॉडी को नुकसान नहीं है। लेकिन जो डाइल्यूट साल्ट सोल्यूशन में सोल्यूबल होने वाली प्रोटीन्स है लाइक ग्लोबुलिन, उसकी आपकी बॉडी को नुकसान है, क्योंकि उसकी ज्यादती भी प्रॉब्लम करेगी, क्योंकि वो स्टोर हो जाएगी, और उसका कम होना भी प्रॉब्लम करेगा, डिजीज कॉज करवाएगा। Serum is globulin, wheat is glutalin and rice is a corzine. ये सारी स्पेसिफिक प्रोटीन्स के नाम है जो कि इन गजाओं में पाई जाती है, एग में, सीरम में, व्हीट में, राइस में, ठीक है। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन बेटा सिंपल प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में आर दोज which on hydrolysis yield not only amino acids but also organic or inorganic component। बेटा वो हाइड्रोलाइसिस यील्ड जो कि नॉट ओनली अमाइनो एसिड्स, सिर्फ अमाइनो एसिड से नहीं बनी होती, बल्कि इसके अंदर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं। यानी जब हम इनको हाइड्रोलाइज करेंगे, जब इनको हीट करेंगे, तोड़ेंगे, तो अमाइनो एसिड्स के साथ साथ दूसरी चीजें भी निकलेंगी, दूसरे प्रोस्थेटिक ग्रुप्स भी निकलेंगे उसके साथ। Conjugated proteins are classified on the basis of chemical nature of their prosthetic group। बेटा जो प्रोस्थेटिक ग्रुप उसके साथ लगेगा वो प्रोटीन का नाम उसी तरह उसका पड़ जाएगा, इट्स कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स सिंपल प्रोटीन्स जो कि सिर्फ अमाइनो एसिड से बनी होती है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स जो कि अमाइनो एसिड्स के साथ साथ प्रोस्थेटिक ग्रुप से भी बनी हुई होती हैं। अब जो है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन हमें पूरा समझाएंगी महक। चलें महक हमें बताएं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन। मैम स्लाइड्स चलाएं। माशाल्लाह, चलें फिर आज आप हमें पढ़ा दें, ठीक है। ये रहा, मैम बताएं। बताएं बेटा। सिंपल प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स होते हैं जो जिन्हें हम जब हाइड्रोलाइज करते हैं जिन प्रोटीन्स को, तो वो जस्ट अपने अमाइनो एसिड्स के अंदर जो है हाइड्रोलाइज हो सकते हैं, क्योंकि उसके साथ कोई ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मतलब कोई मिलावट नहीं प्रोडक्ट जो होती। है हाँ कुछ भी जो है अटैच नहीं होता, वो सिंपली हाइड्रोलाइज अपने अमाइनो एसिड मोनोमर्स में होते हैं। और जो है इसके और बताएं मैम। अब ये वाली प्रोटीन कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स वो होते हैं जो जिन्हें हम हाइड्रोलाइज करते हैं, तो वो अपने अमाइनो एसिड्स के साथ साथ दूसरे भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स मतलब प्रोड्यूस करता है आफ्टर हाइड्रोलाइज। मतलब इसके साथ इसके अंदर जो है प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है अटैच होते हैं जब फॉर्मेशन होती है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स की। दैट्स वेरी गुड, गुड महक।
you, ma'am. नाउ द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल बेसिस. न्यूट्रिशनल बेसिस आपकी लास्ट वाली के, ठीक है. और इसको फिर हमें हमारी बाद में पढ़ाएंगे हमें मधु, ठीक है. तो मधु जरा ध्यान से आपने पढ़ना है, और फिर मधु सवाल करेंगी किसी से भी, ठीक है मधु. चलें. द क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिशनल बेसिस. सबसे पहले कंप्लीट प्रोटीन एंड फिर इनकम्प्लीट प्रोटीन. सो कंप्लीट प्रोटीन कौन सी प्रोटीन होती है? कंप्लीट प्रोटीन कंटेन एन एडुकेट अमाउंट ऑफ ऑल द एसेंशियल अमाइनो एसिड्स दैट शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू द डाइट. बेटा कंप्लीट प्रोटीन वो वाली प्रोटीन जिसके अंदर 20 अमाइनो एसिड्स ही हों, भले नो इश्यू, अमाइनो एसिड्स 20 ही हों, लेकिन बेटा जिस चीज की जरूरत है ना वही हो, बेकार चीजें ना हो उसमें. यानी मुझे एक फंक्शन पर परफॉर्म करना है, उस फंक्शन के लिए मुझे 4 चीजों की जरूरत है. अब मैं ऐसी कंप्लीट डाइट यूज करूं जिसकी प्रोटीन मुझे वो चारों चीजें दे दे, तो वो प्रोटीन मेरे लिए कंप्लीट प्रोटीन होगी, जिसमें मेरी बॉडी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है. ठीक है बेटा, जिसमें मेरे सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स मुझे मिल रहे हैं. Some protein contain all the amino acids needed to build new protein, which generally come from animal. मधु अब क्लास में इंटर हो रही है. वेलकम टू द क्लास मधु. मैंने आपको टास्क भी दे दिया और आप अब इंटर हो रही हैं. वेलकम टू द क्लास मधु. मैंने आपको टास्क दिया है, आपने मुझे पढ़ाना है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल बेसिस. ठीक है, इसके लिए ओके मैम. मैं पढ़ाऊंगी, फिर आप पढ़ाएंगी और फिर आप सवाल पूछेंगी क्लास के दूसरे मेंबर्स के साथ. ठीक है. जी मैम. सो हियर इज कंप्लीट. कंप्लीट प्रोटीन बेटा ऐसी प्रोटीन जिसके अंदर मुझे सारे के सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड एक ही डाइट के अंदर मिल जाएं. मुझे जो चीजें चाहिए वो सब उसमें हो, सब उसमें मुझे मिल जाए. इट्स अ कंप्लीट प्रोटीन. सम प्रोटीन कंटेन्स ऑल द अमाइनो एसिड्स नीडेड टू बिल्ड अ न्यू प्रोटीन. कभी कभी प्रोटीन अपने पास सारे ऐसे अमाइनो एसिड्स रहती हैं जिनसे मिलके वो एक न्यू प्रोटीन बना सकता है. जनरली वो एनिमल्स और फिश प्रोडक्ट से हमें मिलती है. Complete protein must not lack even one essential amino acid in order to be considered completely. Complete protein को हम complete protein तब कहेंगे बेटा जब 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 उसके अंदर एक भी essential amino acid मिस नहीं होगा, सारे के सारे essential amino acid मिल जाएंगे हमें. ठीक है. इसके sources हैं बेटा following foods. For example, complete protein के हमारे पास जो sources हैं वो हैं meat, fish, poultry, cheese, एग्स, योगर्ट एंड मिल्क. ठीक है. तो अतरूबा आप बताएं, आप इन सारी चीजों में से सबसे फेवरेटली क्या खाते हो? मीट, फिश, पोल्ट्री, चीज, एग, योगर्ट या मिल्क? सॉरी, चीज. चीज आप शौक से खाते हो? यस मैम. अतरूबा आपकी आवाज से लगता है बहुत पतली सी स्मार्ट सी बेबी बच्ची हो, लेकिन अगर आप चीज खाते हो तो आप तो बड़ी हेल्दी होंगी. नो मैम. चलें ठीक है. तो फिर ज्योतिका कुमारी, आप इन सारी चीजों में से सबसे ज्यादा फेवरेटली क्या खाते हो? ज्योतिका कुमारी. यस मैम. जी बताएं, आपको मीट, फिश, पोल्ट्री, चीज, एग्स, योगर्ट. मैम हम इनमें से कुछ नहीं खाते. मिल्क भी हम ज्यादा नहीं पीते, बस हम इनमें से कुछ नहीं खाते. इनमें से कुछ नहीं खाते तो आपकी प्रोटीन बहुत कम होगी. ठीक है. यस मैम. यस मैम, इसका ये मतलब नहीं आपकी प्रोटीन्स कम है तो आप कम असाइनमेंट्स बनाएंगे और कम आंसर करेंगे. आपसे हम उतना ही पूछेंगे. ठीक है. चलें. मैम वो बात है, हम वैष्णो है ना, हम ये नहीं खाते सारी चीजें, मीट, फिश, एग्स वगैरह हम कुछ नहीं खाते. आई एम सॉरी टू आस्क, आप वेज हैं. ओके मैम. सो हियर इज इनकम्प्लीट प्रोटीन. इनकम्प्लीट प्रोटीन बेटा वो वाली प्रोटीन जिसमें एक या एक से ज्यादा एसेंशियल अमाइनो एसिड मिस हो गए, हमें पूरे अमाइनो एसिड्स नहीं मिले.
These can also be referred to as a partial protein. Incomplete protein को हम half protein या in partial protein कह सकते हैं ना. Even if the protein contain all the essential amino acids, they must be in equal proportion in order to be considered complete. If not, the protein is considered incomplete. ऐसा नहीं है बेटा कि एक प्रोटीन है, अगर उसके अंदर सारे अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है, लेकिन वो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट से कम है, यानी या यही से आइडिया लगा ले कि मैंने एक ऐसी डिश बनाई है, एक ऐसा फूड बनाया है जिसके अंदर मैंने सारे अमीनो एसिड्स डाल लिए, मेरी बॉडी की नीड के हिसाब से मुझे उस फूड की एक पूरी प्लेट खानी है, फिर मेरी बॉडी रिक्वायरमेंट पूरी होगी, लेकिन मैं हाफ प्लेट खाती हूँ, उसमें है सब चीजें लेकिन उनकी क्वांटिटी पूरी नहीं है. अगर उनकी क्वांटिटी पूरी नहीं है ना, मेरी बॉडी के हिसाब से, मेरी बॉडी के प्रोपोर्शन के हिसाब से भी उसकी अगर क्वांटिटी इक्वल प्रोपोर्शन में नहीं है तो बेटा फिर भी वो इनकम्प्लीट कहलाएगी. ऐसा नहीं है कि उस फूड में मैंने हर चीज डाल ली तो वो फूड मेरा कंप्लीट फूड हो गया. नहीं, मैंने अपनी बॉडी कंपोजिशन भी देखनी है कि क्या इतनी क्वांटिटी में ही अमीनो एसिड्स मुझे चाहिए थे या इससे ज्यादा. ठीक है, समझ आई आपको बात. Sources of incomplete proteins is grains, nut, beans, seeds, peas and corn. अब ये तो ज्योतिका बहुत खाती होंगी शौक से. ठीक है, चलें बेटा, 1 मिनट है हमारे लेक्चर को खत्म होने में, तो मैं अब आप लोग दोबारा से लेक्चर को जल्दी से रिज्वाइन करें. ठीक है, फिर 3 से 4 स्लाइड्स हम वो पढ़ लेते हैं. ठीक है, उससे पहले मधु थोड़ी सी प्रेजेंटेशन हमें देगी इसके ऊपर, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल बेसिस पे. ठीक है मधु, चलें, अल्लाह हाफिज, रिज्वाइन करें जल्दी से.